हेलो। आज हम आपको बताएंगे कि रेबीज से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में इम्यूनोग्लोबुलिन कब और कैसे लगाया जाए, इस बारे में क्या कहा गया है। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन सभी तीसरी श्रेणी के बाइट जख्मों में लगाना चाहिए। यदि किसी को इम्यून डिफिशियंसी हो, जैसे कि एड्स में होती है, ऐसे लोगों में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दूसरी और तीसरी श्रेणी दोनों श्रेणी के बाइट जख्मों में लगाना उचित है। एंटी रेबीज सीरम या रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं। इससे पहले कि हमारा इम्यून सिस्टम रेबीज के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाए, ये एंटीबॉडीज वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। इसलिए ये तर्कसंगत है कि रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन को जख्म में तुरंत इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाए। हॉस्पिटल्स में दो टाइप के रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन मिलते हैं। एक होता है इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, जो रेबीज वायरस को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है तथा बहुत ही शुद्ध व स्पेसिफिक होता है। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का रिस्क 1.5 लाख में एक होता है। इसकी डोज 40 इंटरनेशनल यूनिट प्रति किलो शरीर भार होती है। दूसरा है ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये महंगे होते हैं पर साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। इनकी डोज भी आधी यानी 20 इंटरनेशनल यूनिट प्रति किलो शरीर भार होती है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन को फ्रिज से निकालकर रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं। जितनी डोज बनती है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जख्म के चारों तरफ इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। अगर फिर भी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन बच जाती है तो उसे डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन जहां वैक्सीन लगाई है वहां से कुछ दूरी पर लगाना रिकमेंडेड है। छोटे बच्चों में अगर जख्म ज्यादा जगह पर हैं और ज्यादा बड़े हैं और डोज के हिसाब से पूरे जख्मों को कवर ना कर पाए, तो उस केस में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन को नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट कर लेते हैं ताकि सभी जख्मों में इन्फिल्ट्रेट कर सकें। ये ध्यान रखना है कि रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा को बढ़ाना नहीं होगा। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा ज्यादा कर देने से वैक्सीन के कारण हमारी इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडी बनाने की क्षमता पर असर पड़ता है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन सिर्फ एक बार देना होता है। बेहतर होगा कि वैक्सीन की पहली डोज के साथ यानी कि बाइट के 24 घंटे के अंदर ही उसे दे दिया जाए। अगर किसी कारण से पहली डोज के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन ना दिया जा सके तो 7 दिन के अंदर जरूर दे दें। 7 दिन के बाद रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय एंटीबॉडीज जो बन रही है उनको प्रभावित करेगी। हो सकता है एंटीबॉडीज कम बन पाए। ध्यान रहे कि बाइट का जख्म कहीं भी हो, कैसा भी हो, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन हर जख्म पर लगाया जा सकता है। जिस सिरिंज से वैक्सीन लगाई जा रही है उस सिरिंज से रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगाना, और जिस जगह रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगी है वहां वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की पूरी डोज ग्लूटियल मसल्स में या आधी जख्म पर और आधी इंट्रामस्कुलर लगाना भी ठीक नहीं है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन को कभी भी खून की नाड़ी में यानी इंट्रावेनसली इंजेक्ट नहीं करना है। थोड़े समय के लिए इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द या बुखार आ सकता है, जिसके लिए दवा की जरूरत नहीं होती। ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद रिएक्शन नहीं होता। इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद बहुत ही कम चांस होता है रिएक्शन का। यदि इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगाए गए हैं तो पेशेंट को 30 मिनट तक क्लिनिक या हॉस्पिटल में रहना चाहिए। आशा करता हूं कि इस जानकारी से आप सबको लाभ पहुंचेगा। थैंक यू।